हेलो एंड वेलकम टू प्रश्नोत्तर। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ लिया था एंगल के बारे में, और एंगल में हम लोग ने सीख लिया था कि एंगल के ऊपर डिपेंडेंट कैसे होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैंने एंड में क्या सिखाया था क्लास के लेक्चर में, मैंने सिखाया था फंक्शन क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। और मैंने बताया था जो हम लोग ने एंगल पढ़ा है वो क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, और उस वेरिएबल से ही हम डिफाइन करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड सो ऑन, डिफरेंट टाइप ऑफ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको कहते हैं क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहले क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शन को डिफाइन करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। रेशियो क्यों बोल रहा हूँ और फंक्शन क्यों नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली इस वाले केस में हम बिना थीटा को का यूज किए हम डायरेक्टली एक साइन ऑफ थीटा, मतलब एंगल पता है हमको, लेकिन वो एंगल किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में मेंशन हो। अगर वो जो एंगल बन रहा है वो किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बन रहा है ना, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री, है ना। तो ऐसे ट्रायंगल के अंदर अगर वो थीटा बन रहा है तो उससे क्या होगा, उसका यूज करके क्या हम डायरेक्टली साइन की वैल्यू या कॉस की वैल्यू या टैन की वैल्यू या कोसेक सेक या फिर कॉट की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में आज हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो मैं एक स्लाइड ऐड करूंगा और उस स्लाइड में आप लोगों को मैं ये चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। फिर हम लोग जाकर के पीछे फिर से वो फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना लिया और उसमें एक साइड पे मैंने एक एंगल बना लिया, ठीक है। नेमिंग मैं सेम रखूंगा ताकि आपको एज इट इज फॉर्मूलेज मिले। तो यहाँ पर गिवन में मैंने जो दिया हुआ है उसमें ABC लिया हुआ है ना। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि जैसे एंगल के बारे में पता चल गया, और मैंने कहा कि एंगल का यूज करके हम लोग और इस ट्रायंगल के डेटा का यूज करके मतलब साइड्स का रेशियो बना करके हम वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो आज का जो एजेंडा है उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो पहला फंक्शन क्या है, मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक में मेन कितने फंक्शन होते हैं, 3 फंक्शन होते हैं। एक होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट। अब उसको शॉर्ट में कैसे बोलते हैं, साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा और टैन ऑफ थीटा। अब इनकी वैल्यूज निकालेंगे, ये जो हमने बनाया हुआ है ट्रायंगल इसकी मदद से। तो साइन ऑफ जो थीटा होता है अगर हमें उसकी वैल्यू निकालनी है तो उसके पहले एक छोटा सा रिवीजन कराऊंगा मैं पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम बहुत प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम का बस काम ये होता है, आपको 3 साइड दिख रही होगी AB, BC और AC। जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आप क्या हो गया, सबसे बड़ी साइड होगी। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ही बना है आपका पाइथागोरस। लेकिन वो वैल्यू कैसे मिलेगी, अगर बाकी दोनों साइड की वैल्यू हमको पता है, इसमें एक को बोलेंगे परपेंडिकुलर यानी क्या कहेंगे उसको लंबवत, और एक हो गया आपका बेस जिसको कहते हैं आधार। हिंदी में आधार कहते हैं और इंग्लिश में बेस कहते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर, जो सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट सिखा रहा हूं मैं, वो आप लोगों को ध्यान देना है कि हमें परपेंडिकुलर भी ढूंढना है और बेस भी। और मैं ये गारंटी ले रहा हूं इसी ट्रायंगल में ये दोनों बदल सकते हैं। अगर अभी आपको लग रहा होगा कि सर बेस तो यही होगा और हमेशा परपेंडिकुलर तो यही होगा, है ना, तो इसको मैं P लिख देता हूं, है ना, पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं है। P फॉर परपेंडिकुलर हो गया और B फॉर बेस हो गया, ठीक है। ये B हो गया, ये P हो गया, ठीक है, बढ़िया। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूं, अगर ये एंगल कितना है, ये तो 90 है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो यहां पर भी तो एंगल हो सकता था। मान लो इसको थीटा 1 बोल रहा हूं मैं और इसको बोल दिया मैंने थीटा 2। तो अब क्या ये अभी भी परपेंडिकुलर है? तो अब इसके लिए कंसेप्ट क्या है, सीखने वाली बात क्या है, कैसे पता चलेगा और कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैं क्या कहता हूं, सिर्फ आपको फोकस करना है किसके ऊपर, एंगल कहां बना हुआ है। आपने देख लिया एंगल यहां बना हुआ है, और जो बता रहा हूं मैं, जो सबसे बड़ी साइड होगी और उसके साइड दूसरी साइड मिलकर के जो एंगल बना रही है वो हमेशा क्या होगी, बेस। क्या होगी हमेशा, तो ये सबसे बड़ी साइड हो गई, उसके साथ कौन साइड मिल रही है, ये वाली, तो ये क्या कहलाएगी, हमेशा बेस कहलाएगी। अब बची कौन साइड, तो मैं ऐसे कहता हूं, अगर नहीं याद करना है इसको और बेस नहीं ढूंढना आता तो देखो थीटा के सामने की साइड कौन सी है। क्या बोला मैंने, थीटा के सामने की साइड कौन सी है, थीटा के सामने सिर्फ यही साइड है, इसको क्या कह रहे हैं, AB। तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। मेरी बात समझ गए, मतलब दोनों में से कोई एक आप आइडेंटिफाई कर लो, चाहे परपेंडिकुलर ढूंढ लो चाहे बेस ढूंढ लो, क्योंकि हाइपोटेनस तो हमें सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो तो हमेशा हाइपोटेनस ही कहलाएगी। तो एक तो पता ही है और एक हमने और पता कर लिया, तो बचा जो ऑटोमेटिकली जो नहीं पता है वही हो जाएगा। गॉट इट।
तो इसका मतलब है ये कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी ये दिखाऊंगा आपको। अब मैं अभी बताता हूं साइन ऑफ थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कहते हैं परपेंडिकुलर को, लंबवत को क्या करो, हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा से डिवाइड कर दो, हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो। तो इसका नाम क्या है, परपेंडिकुलर, AB, और डिवीजन में क्या आएगा, AC। तो देखो ध्यान से, फिर से सिखाता हूं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व किया, लेकिन हमने सिर्फ रेशियो से सॉल्व किया। देखो यहां कुछ एंगल का यूज कर रहे हैं, कुछ यूज किया नहीं ना, हमने सिर्फ और सिर्फ साइड की दूरी, जो उसकी जो लंबाई है, सॉरी साइड की जो वैल्यूज है उसका ही रेशियो बनाया, डिवीजन उसको भाग किया। तो समझ में आया इसलिए इसका नाम क्या है, नाम क्या है इसीलिए समझ में आया। रेशियो क्यों कहते हैं, क्योंकि 90% लोगों को पता नहीं था रेशियो क्यों कहते हैं, है ना। उनको तो पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए था। रेशियो इसलिए कहते हैं क्योंकि हम साइड, किसी एक ट्राइंगल की साइड का रेशियो करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। समझ में आ गया। सिमिलरली देखो, मिलाओ, मैच करो, है ना। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, यहाँ परपेंडिकुलर में क्या लिखा, अपोजिट साइड, मैंने सिखाया ना, थीटा के सामने। मैं इसको ऊपर जो लिखा हुआ उसको इरेज कर रहा हूँ ताकि हम लोग को जो है अच्छे से समझ में आए। आपको वीडियो से लिखना पड़ेगा क्योंकि लेक्चर नोट्स में नहीं मिलेगा वो, तो वीडियो से लिख लेना उसको, पिछली क्लास की वीडियो में है, तो वीडियो हमेशा रिफर कर लेना। तो यहाँ पर देखिए थीटा के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और नीचे क्या है, हाइपोटेनस। अब नेक्स्ट देखिए आपका, अब मैंने क्या बोला, इसके बाद क्या होता है, cos थीटा। cos थीटा के लिए क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड, जिसको बेस कहेंगे, एडजेसेंट क्या हो जाएगा, इसके जस्ट बाद वाली साइड, यही तो साइड आएगी, है ना। तो साइड एडजेसेंट टू द एंगल, एडजेसेंट मतलब होता है बेटा पड़ोसी, बगल वाला, है ना। तो इसके बगल में, थीटा के बगल में कौन सी साइड है, सबसे बड़ी वाली साइड को तो ले नहीं सकते, बता दिया मैंने ऑलरेडी। तो बचा कौन, सिर्फ BC बचा ना। देखो ये क्या आ गया, इसको बेस भी कहते हैं, BC अपॉन सबसे बड़ी साइड, है ना, AC। और नीचे लास्ट में क्या है, tan थीटा। tan थीटा में क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट इसके सामने वाला, है ना। और उसका क्या लिखा हुआ है, एडजेसेंट, मतलब उसके जस्ट बेस। तो इसको हम ऐसे कहते हैं, कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कैसे कहेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कैसे कहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन। अब मजा आएगा। अब आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं रटने के लिए। तो कहते हैं PVP अपॉन HHB। ये क्या है, अगर पहले रेशियो को लोगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा। दूसरे वाले को लोगे तो क्या मिलेगा, और तीसरे वाले को लोगे तो क्या मिलेगा। कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा, अब बता रहा हूं। अब तो पढ़ लिया, समझ भी लिया, याद कैसे करेंगे। मैं कहूंगा सिर्फ दो चीज याद करना, साइन और कॉस। अगर तुम्हें बहुत टेंशन हो रही है और तुमसे नहीं याद हो रहा है तो मैं तुम्हें यही कहूंगा, सिर्फ आपको याद करना है साइन और कॉस। क्यों, क्योंकि अब सिखा रहा हूं। जो tan ऑफ थीटा होता है वो हमेशा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। मतलब अगर साइन थीटा कॉस थीटा पता है तो उनका डिवाइड करके हम tan थीटा निकाल सकते हैं। बहरहाल सबसे अच्छा तो है कि ये तुम याद ही कर लो। अगर नहीं याद कर सकते तो तुम्हें साइन और कॉस पता रहेगा, उसकी वैल्यू निकाल लेना, उसको डिवाइड कर दोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा। तो ये तीन क्या है, तुम्हें क्या इन तीनों को याद करने के लिए मना कर रहा हूं, बिल्कुल मना कर रहा हूं। क्यों मना कर रहा हूं, देखो ध्यान सुनो। अगर तुमको साइन पता है तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ। रेसिप्रोकल कहते हैं इंग्लिश में। रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स कर देना। तो क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। इसकी वैल्यू कैसे निकाली, इसका मान निकालेंगे। साइन की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 1 से डिवाइड कर दो साइन की वैल्यू से। मतलब जो तुम्हें साइन की वैल्यू तुमने निकाली है उसी को अगर देखा जाए तो उल्टा करना है बस। तो अगर ये AB अपॉन AC था तो ये क्या हो जाएगा, उसका उल्टा क्या होगा, AC अपॉन AB। समझ में आ रहा है। तो आपने क्या सीखा, कोसेक क्या है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, ठीक है। नेक्स्ट cos थीटा क्या है, BC अपॉन AC यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, उसका कजन ब्रदर आएगा sec थीटा। क्या कर देंगे, 1 अपॉन cos। तो यहाँ BC अपॉन AC, तो यहाँ क्या बन गया, सिंपल, ठीक है। लास्ट में tan का कजन कौन है, cot। और tan का उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, cot थीटा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर AB अपॉन BC था तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, दिस इज रॉन्ग एक्चुअली, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। इट विल बी BC अपॉन AB, ठीक है, ये सही कर दिया, गलती हो जाती है कोई बात नहीं, है ना। ये हो गया तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, समझ में आ गया, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें समझ लेंगे हम लोग इसको। नेक्स्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि साइन थीटा कॉस थीटा का यूज करके कुछ फॉर्मूले भी बनते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं,
आइडेंटिटी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो आपको मेन 3 फॉर्मूले में अंडरलाइन कर रहा हूँ वो याद करने हैं। बाकी सर ये क्या है, इसी को आगे पीछे रीअरेंज करके बनाया गया है, ठीक है। तो मेन 3 फॉर्मूले कौन से हैं कि ये ए क्या लिखा हुआ है, ए एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ए माने थीटा मतलब एंगल, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसको अगर आप ऐसे समझ लो, अभी आपको क्योंकि मैंने ये टेबल नहीं पढ़ाया हुआ है, मैं प्रूफ करूंगा यहाँ पर, अभी आपको सिर्फ ये फॉर्मूले कितना पढ़ना है, मैं यहाँ आऊंगा तो मैं ये पूरी चीजें प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। अगर एक मैं आपको डिराइव कर दूं तो शायद आपको आइडिया लग जाएगा ये बनता कैसे फॉर्मूला। एक्चुअली ये फॉर्मूला बनता है वही राइट एंगल ट्रायंगल वाला जो पाइथागोरस थ्योरम है उसी से बनता है। छोटी सी अंडरस्टैंडिंग रखो, अगर मान लो ये एंगल ए है, ठीक है, और ये ट्रायंगल का नाम मैंने वही सेम रखा है ए बी सी, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये क्या हो गया, क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से देखो, तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो h इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस जो h की वैल्यू होती है, अगर मैं चाहूं तो उसको h स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं, है ना, ध्यान देना। तो मैंने कहा अगर मैंने h स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, सबको डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 कट जाएगा, बचेगा 1। अब मुझे बताओ क्या मैं इसको p अपॉन h का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्या मैं इसको b अपॉन h का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ध्यान से देखना सब लोग, पीछे लिखा है मैं भी दिखाऊंगा। क्या इसको p अपॉन h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या इसको b अपॉन h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। पीछे जो फॉर्मूला पढ़ा था p अपॉन h का होल स्क्वायर क्या बनता है, p अपॉन h क्या होता है sin थीटा और b अपॉन h क्या होता है, तो ध्यान से देखना। तो p अपॉन h की जगह क्या लिख दूंगा मैं, sin ऑफ a उसका होल स्क्वायर प्लस b अपॉन h की जगह क्या आ जाएगा बताओ, cos a उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, तो ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू, हो गया ये प्रूफ, समझ में आया। तो अगर प्रूफ नहीं करना पसंद है तो आपको ये 3 फॉर्मूले क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, समझ में आ रहा है। अब इन्हीं को हम आगे पीछे कर दें, जैसे नीचे वाला कैसे बना, मैंने इस बार को इधर भेज दिया तो +1 क्या बन जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा आपका, बताइए कोसेक स्क्वायर -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर, समझ में आ गया। तो ये आपको बेसिक मैथमेटिक्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए कि ये बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो हम अगर कभी हमारे फिजिक्स में कहीं रिलेशंस आए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्म में ना, देखो थीटा नहीं पता, हमें सिर्फ उसकी वैल्यू पता है, तो कैसे निकाला वो, ये ट्रायंगल से निकाला, है ना। कैसे सिखाया था मैंने, थीटा के सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो यानी sin थीटा दिया हुआ था, उससे मेरा ट्रायंगल बन रहा है 3/5। फाइंड ऑल अदर t रेशियोज, ऑल अदर क्या क्या निकालने हैं, यहाँ पे ये थीटा लिखा हुआ है, जहां थीटा है वहां कहीं कहीं क्यों लिख दिया है क्योंकि टाइपिंग में हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो अब हमें कहा गया बाकी सारे निकालो, तो बाकी सारे कितने होते हैं, याद करो, sin के बाद क्या था, cos थीटा, फिर cos के बाद क्या था, tan थीटा, फिर कजन सारे, sin का कजन क्या होगा, कोसेक थीटा, और cos का sec थीटा, और तो इतना हमें निकालना है, क्या हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना चाहिए हमें, सबसे पहले ये अननोन वैल्यू निकालनी चाहिए, BC नहीं पता है, तो BC कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस h की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर इक्वल टू p कितना है 3 का स्क्वायर, और b नहीं पता हमें, है ना। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 दैट इज 16, है ना, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो ये क्या आ गया। अब हमें सारी वैल्यूज पता है, तो अब करना क्या है, सिर्फ वैल्यूज पुट करते जाओ। cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 4/, फिर हमारा नेक्स्ट है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 3/4 या 4, यहाँ क्या आ जाएगा 4। फिर नेक्स्ट इनके रेसिप्रोकल्स निकाल लेते हैं, है ना, तो नीचे ही कर देता हूँ। कोसेक थीटा क्या होता है 1/,
साइन थीटा। साइन थीटा कितना था? 5.3। तो ये हो जाएगा 1/3/5 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है? न्यूमरेटर में। तो ये आ जाएगा 5/3। नेक्स्ट क्या है बताइए? नेक्स्ट क्या बचा? सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos थीटा। cos थीटा कितना निकाला तुमने? तुमने निकाला था 4/5। तो 1/4/5 ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तो ये आपने निकाल लिया सेक ऑफ थीटा। नेक्स्ट क्या बचा आखिरी? कॉट ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 1/tan थीटा। tan थीटा कितना आया था भाई? 5/3 नहीं सॉरी 3/4 आया था। 1/3/4 4 ऊपर चला जाएगा दैट इज 4/4। समझ में आ गया? इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका अभी मैंने जो पढ़ाया उसको तुरंत अप्लाई करके हम लोग ने देख लिया। इसका रिवीजन एक बार दो बार कर लेंगे तो यू विल गेट ऑल द कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ये जो मैंने थ्योरम यहाँ पर आपको सिखाया h इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ जगह है ना पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या फिर h इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस, ध्यान रखना है कि HP भी होता क्या है? H फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और P फॉर परपेंडिकुलर, प्लीज हो गया, वेट करना पड़ेगा। अच्छा टच हो रहा है। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया? बी फॉर, इतना नोट्स में होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे इनकी वैल्यूज फॉर डिफरेंट एंगल्स के लिए। अब हमने थीटा के फॉर्म में डिफाइन कर दिया और उसके बाद हमने सारा टेबल बना लिया टिल 180। ये अगर याद रहेगा तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ध्यान से देखोगे तो बहुत आसान है। अगर इसको देखो ध्यान से, साइन ऑफ थीटा, साइन 0 क्या होगा? 0। साइन 30 क्या है? 1/2। भी एक चीज सिखाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। साइन 45 क्या है? 1/√2। साइन 60 क्या है? √3/2। साइन 90 क्या है? 1। पहले यही तक रुक जाते हैं। ठीक है, अब जरा देखो यहां से cos थीटा, ध्यान से देखो 90 जो साइन 90 होगा वो क्या होगा? साइन 90 क्या होगा? 1 और cos 0 क्या होगा? 1। मैं जो सिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को वो क्या सिखाना चाह रहा हूं कि आपको सिर्फ साइन थीटा याद करना पड़ेगा। 0 से 90 अगर याद है तो आप बाकी सारा टेबल बना सकते हैं खुद से। ध्यान से देखोगे तो जो भी आपके साइन 90 की वैल्यूज है वो उसको इनवर्स कर दो, उसको उल्टा लिख डालो। 1 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? √3/2, फिर क्या लिखोगे? 1/√2, फिर क्या लिखोगे? 1/2 और आपको क्या मिल जाएगा? cos। ध्यान से देख लिया। और मैंने स्टार्टिंग में ही सिखा दिया कि साइन अपॉन cos करने से हमें क्या मिलता है? साइन थीटा अपॉन, देखो मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला दिखा दूं और आपसे ये बोल दूं कि आप सब खुद से रट जाओ। मेरा काम ये है कि आपको कम से कम रटना पड़े और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मैं इसीलिए ज्यादा फोकस इस चीज पे कर रहा हूं कि ये टेबल याद कैसे हो जाएगा। तो आपको सिर्फ साइन थीटा याद करवाया है मैंने और 0 से 90 में बोला मैंने याद करने को। उसके बाद साइन को मैंने कहा जो वैल्यू तुमने लिखी उसी को उल्टा करके लिख डालो, ऑटोमेटिकली cos थीटा बन गया। अब इनको डिवाइड करूंगा, मैं तुम्हारे सामने डिवाइड करूंगा और डिवाइड करते ही तुमको दिखेगा लास्ट वाला भी बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको याद करना ही पड़ेगा? दैट इज ये वाला पार्ट। आपको ये 4 एंगल याद करना ही पड़ेगा, यहाँ कोई पैटर्न नहीं बन रहा। ठीक है, और इसको भी अभी आगे चल के कुछ प्रॉपर्टी सीख लोगे तो आपको मैं दिखा दूंगा कि 60 से ही कैसे मैं 120 बना लूंगा, मैं ये भी सिखाऊंगा। आपको ये सारी वैल्यूज भी याद नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आज की क्लास की बात करें तो यहीं तक पढ़ा है तब तो याद करनी पड़ेगी, लेकिन जब मैं आगे बढ़ा दूंगा तो ये भी याद करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था पीछे, अब निकालते हैं। तो 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो क्या 0 आ रहा है? क्या 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा?
चलो ये सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे करते हैं P अपॉन Q अपॉन R अपॉन S, ये हो गया। फ्रैक्शन डिवाइड करना नहीं आता, कभी कभी गलती से भूल जाते हैं हम लोग, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आज मैं आपको फ्रैक्शन दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। कभी भी अगर हम लोग 2 अपॉन 3 लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूमरेटर, इसको क्या बोलेंगे, यही तो बोलेंगे ना। लेकिन अब यहाँ तो एक न्यूमरेटर 1 हो गया, ये दूसरा डिनोमिनेटर 1 हो गया, ये मतलब ऑलरेडी फ्रैक्शन में था। तो अभी तो 2 को 3 से डिवाइड कर रहे थे, मैंने कहा 2/3 को 4/3 से डिवाइड करो, तो डिवीजन तो करना ही पड़ेगा ना। तो अगर ये भी न्यूमरेटर थी डिनोमिनेटर थी, ये भी तो न्यूमरेटर होगा। तो इसको ऐसे कहेंगे n1 का मतलब न्यूमरेटर 1, ऊपर वाले का न्यूमरेटर, उसका ही डिनोमिनेटर, ये क्या हो जाएगा n2 यानी न्यूमरेटर 2, और ये क्या हो जाएगा दूसरा डिनोमिनेटर। तो मैं इसको कहता हूं ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए आंख बंद करके जो बताओ रट जाओ। दैट इज d2 हमेशा कहां आएगा, n1 के पास, और n2 कहां आएगा। तो आप क्या करोगे, आप p को मल्टीप्लाई किससे करोगे, s से, और डिवीजन में क्या करोगे, q को किससे मल्टीप्लाई करोगे, बस इतना ही करना चाहिए, इसके ऑटोमेटिकली तुम्हारा सिंपलीफाई हो जाएगा। बट अभी इसके बाद ही बच्चे पूछते हैं नहीं सर मजा नहीं आ रहा, अगर ऐसा कुछ हो गया, मान लीजिए ऐसे लिखा है 1/2/3, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो मैं ऐसे बता देता हूं। तो आप सीधे नीचे पहुंच जाएगी सबसे, ये d2 है, d2 कहां जाएगा, ऊपर, और बाकी ऐसे इट इज छोड़। तो यानी क्या बनेगा, ये बनेगा 3 अपॉन बताओ 2, समझ में आया, ये ऐसे बनेगा। तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि हम d2 को पहले ढूंढेंगे और उसको ऊपर भेज देंगे, ठीक। चलिए, तो अब मैं यही यूज करने वाला हूं। तो देखो ये आपका 1/2, तो ये क्या हो गया n1, ये क्या हो गया d1, ये क्या हो जाएगा फिर n2, ये क्या हो जाएगा, तो d2 कहां जाना चाहिए, ऊपर, और √3 कहां जाना चाहिए, 2 के पास। तो बनेगा क्या, देखो यही लिख रहा हूं मैं ऊपर ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 × 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या है, नीचे 2 था, और नीचे इससे नीचे क्या आया, √3, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, अरे ये तो सेम आ गया, देखो आया कि नहीं आया, व्हाट इट। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 वैल्यू सिखाई, अब एक हाथ करके दिखाई है आपको। इसमें से कोई मान लीजिए 45 तो आसान है, क्यों आसान है, देखो ध्यान से, n2 को n1 भी नहीं करना पड़ेगा, सेम नंबर है, देखो ऊपर भी सेम है, और तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, 1 आ जाएगा। ये वाला करो, ये वाला करके दिखाओ, ये प्रूफ करो कि sin 60 अपॉन cos 60 इज इक्वल टू tan 60 होता है, ये करिए। √3 आ गया ना। कैसे करेंगे, सिंपल है, ये हो गया तुम्हारा n1, ये क्या हो गया तुम्हारा d1, ये हो गया तुम्हारा n2, ये क्या हो गया, अब ये d2 कहां जाएगा, √3 के पास, और 1 कहां जाएगा, 2 के पास। तो यानी कि अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, मैं बाद में मिटा दूंगा इसको, दैट इज √3 इंटू क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई क्या जाएगा 1 इंटू सॉरी √3 इंटू 2। रुक जाओ मुझे ये थोड़ा ना कचरा साफ करना पड़ेगा, बहुत यहाँ हो गया है। चलो फिर से करते हैं। तो ये मेरा क्या है n1, ये क्या है मेरा d1, ये क्या है n2, ये क्या है d2। अब मुझे इसको डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, √3 इंटू d2 क्या है 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये 2 1 का 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3/1 which is equal to। तो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर तुमने ये फॉर्मूला याद कर लिया, ये फॉर्मूला याद कर लिया, दैट इज क्या है भैया n1 d2 डिवाइडेड बाई n2 d1, n2 d1 होगा ना, ठीक है। बस ये याद कर लिया, तुम्हारे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये था तुम्हारा एंगल कंसेप्ट, यहाँ से आपको टेबल में एंगल याद करने पड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ इसको भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आगे की प्रॉपर्टीज आप अच्छे से पढ़ लोगे तो। ये वाला क्या है, व्हाट इज नॉट डिफाइंड, मतलब यहाँ क्या आएगा इंफिनिटी। याद रखना, दो चीजें याद रखना, भूल जाते हैं हम लोग जल्दीबाजी में। दैट इज एनीथिंग, कोई भी संख्या को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा इंफिनिटी, और किसी भी संख्या को अगर इंफिनिटी से डिवाइड करो, मान लो यहाँ पे x लिख रहा हूँ मैं, ताकि 1 की जगह कुछ और भी हो तब भी याद रखना।
अगर कोई भी संख्या को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 0। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो इन्फिनिटी मिल रहा है, ठीक है। अगर कहीं ये डिफाइन ही नहीं है, अभी ऐसा केस हमने देखा नहीं है, लेकिन मान लो कि तुमने डिवाइड किससे करा, इन्फिनिटी से, तुम्हें क्या मिलेगा 0। वो याद रखना, वो प्रॉपर्टी पीछे लिखी हुई है। चलो यहाँ एक नंबर लिख देता हूँ, 1 ही लिख देता हूँ मैं, ताकि तुम लोग x से तुम लोग को डर लगता है ना। तो 1 इज डिवाइड बाय इन्फिनिटी, या कोई भी नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। ये खत्म हो गया। नेक्स्ट अब आप पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होता है और एएसटीसी रूल क्या होता है। तो पहले क्वाड्रेंट, तो अभी ऐसा लग रहा होगा इंग्लिश का वर्ड है, कुछ नहीं है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको पता है, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, है ना। और आपको पता है कि पहला क्वाड्रेंट क्या होता है। मैं ये इमेज यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से ये इमेज हटा रहा हूँ, तो मतलब नहीं है इसका। चलो देखो, यही शुरू करेंगे। तो अब x एक्सिस आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे x भी क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू की रिप्रेजेंट करता है, और y की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव। x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव, इतना तो सबको पता है बेसिक, ठीक। लेकिन इधर क्या होता है, यहाँ पे x डैश लिखते हैं और यहाँ पर y डैश लिखते हैं। क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर x क्या हो जाता है, निगेटिव, और y क्या हो जाता है, यहाँ क्या होता है, x डैश भी निगेटिव, और देखो इसके सामने क्या है, y डैश भी नेगेटिव। और ये क्या होता है यहाँ पर x तो पॉजिटिव होता है, लेकिन y डैश, क्योंकि y डैश है वो क्या है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव की मतलब क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की पॉजिटिव होगी। इस केस में क्या हो गया, दोनों नेगेटिव हो गए। इस केस में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब मेरी बात समझिए, तो इसमें इसको बना दिया गया, इसको बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोल दिया सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोल दिया फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट बता दिए। ये तो पढ़ा था हम लोग ने किसमें, 9th क्लास में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसमें x और y की वैल्यू पता होती थी। हम लोग को कहते थे किसी भी पॉइंट P को हमें इसको ओरिजिन कहते थे, 0,0, फिर 0,1, 0,2, इस तरीके से एंड सो ऑन। तो अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में कैसे इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं, अब हम इस x और y को भूल जाते हैं, अब हम एंगल की बात करने लगते हैं। क्या करते हैं, एंगल की बात। ध्यान से अब देखना, अब मैंने कहा यही वो ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सी ओरिजिन क्या रिप्रेजेंट करने लगी। अब लाइन मैंने एंगल बनाना सिखाया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने क्या सिखाया था कि ये वो पॉइंट होगा जहाँ पाइवट कर रहे हैं। पाइवट वर्ड मैंने सिखाया था, क्या होता है, फिक्स करना। किसी पॉइंट पर हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इसके बाद इस लाइन को यहाँ से घुमाना शुरू करूंगा, तो यहाँ पे रहेगी तो 0 डिग्री में रहेगी, नहीं रहेगी। कैसे पता चला 0 पे रहेगी सर, तो हम कहेंगे 2 रेखाएं चाहिए होती हैं आपको किसी भी कोण को बनाने के लिए। अगर ये दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक हो जाएंगी तो क्या आप पहचान पाएंगे कि दोनों अलग अलग हैं, एक ही हैं? नहीं पहचान पाएंगे ना। तो उस केस में आपको क्या लगेगा कि कोई भी कोण नहीं बन रहा है। तो ये कौन सा हो गया, 0 डिग्री हो गया, और ये यहाँ पे थीटा डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जहां से आप शुरू करते हैं, आप कहां शुरू करेंगे, आप यही शुरू करेंगे। तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री। क्या हो गया, 0 डिग्री। फिर यहाँ से आप कितना 90 डिग्री तक जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेंगे। फिर 90 से फिर आप 90 जाएंगे तो क्या पहुंचेंगे, कहाँ, 180। फिर 180 से फिर 90 जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे, 270। और 270 से फिर 90 जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, 360। तो इसीलिए कहते हैं 0,360 डिग्री। तो मतलब ये हो गया कि जहां से शुरू किया इस पेन ने, वही घूम करके वापस से पहुंच गई। तो कितना एंगल बन सकता है, मैक्सिमम 360। क्या 360 से ज्यादा एक चक्कर में एंगल बन सकता है? तो आंसर क्या है, नहीं सर, नहीं बन सकता। अच्छा ये बताओ, मैंने ही सिखाया था पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। तो मैंने जिस दिशा में मोशन करा है, चाल करी है, वो कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज है। घड़ी के चाल के विपरीत कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो जितना एंगल बन रहा है वो पॉजिटिव बन रहा है। अब देखना ध्यान से, तो अगर मैं यहीं से क्लॉकवाइज करने लगूं तो क्या होगा, तो सर निगेटिव एंगल बनेगा। तो मतलब ये पोजीशन को मैं -90 बोल दूं तो गलत बोल दूंगा क्या, सही बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो अभी निगेटिव एंगल वाला कंसेप्ट भी सिखाऊंगा आगे चल के, लेकिन क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब जैसे मैंने x पॉजिटिव था, y पॉजिटिव था, तो मैंने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला, वैसे ही 0 से 90 डिग्री के बीच में हमने क्या बोल दिया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये मैं ट्रिग्नोमेट्री में आ गया। फिर 90 से 180 में क्या बोल दिया? फिर 180 से 270 को क्या बोल दिया? थर्ड क्वाड्रेंट। फिर क्या बचा? 270 से 360। अब इसमें भी कुछ यूनिकनेस होती है। तो जब भी एंगल आपका 0 से 90 के बीच में होता है, तो उसको ए क्यों उसको सिंबल मिला? ASTC में हर एक का मतलब होता है, ए का मतलब होता है सभी, ऑल, इंग्लिश में कहते हैं ऑल। तो कितने मैंने फंक्शन सिखाए थे? मैंने हमेशा क्या बोला है? हमेशा बोला है ना ट्रिग्नोमेट्री में 3 होते हैं फंक्शन, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जो उसके कजन ब्रदर हैं, चचेरे भाई हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने मेन भाई के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उनकी वैल्यू निकालना है तो आपको मेन फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैं हमेशा क्या सिखाता हूं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इनको उल्टा भी कर देंगे तो उसका नेचर तो नहीं बदल जाएगा ना, वैल्यू उल्टी हो जाएगी। अगर वो पॉजिटिव होगा साइन थीटा, तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि मैंने क्या सिखाया था? फिर से ये जो मैं बात बोल रहा हूं ना, इस पे थोड़ा सा इसमें लगता है कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे मेरी बात। दो चीजें होती हैं, एक होती है वैल्यू, मतलब संख्या की बात हो रही है, एक होती है नेचर। नेचर मतलब प्लस और माइनस। तो जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर खेल होता है वो प्लस माइनस में होता है। अगर इसको नहीं पकड़ पाए तो आपकी कैलकुलेशन में हमेशा गलतियां होंगी और आपके आंसर हमेशा गलत आएंगे, क्योंकि आप वैल्यू के पीछे भागेंगे तो वैल्यू तो मिल जाएगी, लेकिन वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी ये डिफाइन करने के लिए ही ASTC रूल पढ़ाया जाता है। तो इस रूल का पूरा जो उद्देश्य है वो मिस हो जाएगा अगर आपने नेचर वाली बात को नहीं समझा। ठीक है, तो वापस से, तो मैंने क्यों बार बार बोला है कि साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, और मैं हमेशा यही कहूंगा कि यही 3 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्हीं को अगर मैं इसकी वैल्यू मान लेते हैं 1/2 है, तो ये प्लस 1/2 है। अब मुझे ये बताओ, क्या आंख बंद करके मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला है कोसेक थीटा क्या होता है? अब मुझे ये बताओ, सिर्फ वैल्यू ही तो उल्टी हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं हो जा रहा है। तो करके देख लेते हैं। तो अब बताओ, अगर किसी को डिवीजन नहीं आता फ्रैक्शन में, तो बस इतना करना है, एहसान करना कि उल्टा कर लेना। तो 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2/1। लेकिन क्या ये प्लस माइनस में बदलेगा? तो क्या रेसिप्रोकल फंक्शन पे टेंशन लेने की जरूरत है? अगर हमें ये तीनों का स्वभाव पता है तो ऑटोमेटिकली हमको रेसिप्रोकल का स्वभाव पता रहेगा या नहीं पता रहेगा? यहां तक कि वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, जो मैंने सिखाने की कब से कोशिश कर रहा हूं कि आपको नेचर की बात भी ध्यान देनी है। ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी। लेकिन क्या ये नेगेटिव तो कॉस का जो चचेरा भाई है जिसको सेक थीटा कहते हैं वो भी नेगेटिव हो जाएगा क्या? अब दिक्कत हो गई, नहीं कह सकते। ये सिर्फ किस पे अपना कंट्रोल दिखा सकता है? जैसे मैं अपने फैमिली मेंबर पर ही अपना पूरा हक जता सकता हूं, राइट? बाहरियों पे तो नहीं कर सकता। तो सिमिलरली जो इसका नेचर वाला जो कंसेप्ट मैं दे रहा हूं वो सिर्फ किस पे काम करेगा? सिर्फ उसके रेसिप्रोकल पे काम करेगा। समझ गए ना? अब फिर से आता हूं, तो जब मैं यहां ए लिखूंगा, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यानी चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, तीनों का अगर एंगल जो है वो 0 से 90 के बीच में है, उनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है। तो जब ये तीनों पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, और इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा सेक थीटा, वो होता है 1/cos थीटा, और ये किससे क्या बनेगा? कॉट थीटा, इसका होता है 1/, समझ में आया? गॉट इट? तो यानी अगर ये तीनों पॉजिटिव तो ये तीनों भी पॉजिटिव। अब मेरा सवाल जो आने वाला है, क्योंकि अगला मैं टॉपिक जो पढ़ाऊंगा, अगर ये पॉजिटिव, अब यहां से सवाल है थोड़ा, ठीक है, और ये दोनों निगेटिव, ये दोनों क्या हो गए? तो क्या ये तीनों भी पॉजिटिव या निगेटिव होंगे? तीनों क्या एक ही नेचर में होंगे या अलग अलग नेचर में हो सकते हैं?
अलग अलग हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अगर ये निगेटिव है तो इसका चचेरा भाई कौन है, सेक, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। ये भी निगेटिव है तो इसको भी निगेटिव होना पड़ेगा। अब गलती क्या होती है, हम सोच लेते हैं ये निगेटिव था इसलिए ये निगेटिव हो गया। ये याद करना है कि इस पर सिर्फ किसका हक है, टैन का। समझ में आ रहा है। तो रेसिप्रोकल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहां पे लिख देते हैं S और यहां लिखते हैं T और यहां लिख देते हैं C। अब इसका अर्थ समझिए। S का मतलब होता है साइन, तो सिर्फ साइन पॉजिटिव हो सकता है। तो कौन कौन निगेटिव होगा, कॉस को निगेटिव होना पड़ेगा, कॉस को निगेटिव होना पड़ेगा, और बचा कौन, टैन, टैन को भी निगेटिव होना पड़ेगा। मैं कभी भी इनके सिवाय बात नहीं करूंगा, पर बोल रहा हूं। तो इसके बाद आपको पता है कि इसका मतलब है सेक भी निगेटिव हो गया और कॉट भी निगेटिव हो गया। अब यहां टी लिखा है, टी का मतलब क्या होता है, तो टैन थीटा क्या होगा, और सी का मतलब क्या होता है, कॉस। अच्छा, तो यहां पर ये समझ में आ गया एएसटीसी में उस चीज का नाम लिया जाता है जो पॉजिटिव है, बाकी सब ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, निगेटिव। तो ए का मतलब हो गया ऑल। कहां काम करेगा सर, जब भी एंगल कोण 0 से 60 हो, 0 से 90 होगा तब सारे जितने फंक्शन है सब पॉजिटिव होंगे। फिर सर 90 से 180 के बीच में साइन पॉजिटिव होगा लेकिन कॉस और टैन निगेटिव हो जाएंगे। फिर 180 से 270 के बीच में अगर कोण होगा तो वहां पे टैन तो पॉजिटिव होगा लेकिन आपके साइन और कॉस निगेटिव हो जाएंगे। फिर अगर 270 से 360 के बीच में रहेंगे तो कॉस तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन आपके साइन और टैन निगेटिव। समझ गए, दिस इज द ओनली, यहां सब लिखा हुआ है, पढ़ लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। यहां क्या लिखा है, सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव। मैंने इसके बाद भी लिख के दिया है कि किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो ये पढ़ लेना, इसमें आ जाएगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। फिर चौथे क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे। गॉट इट। तो ये कंप्लीट नॉलेज आपको मैंने दे दी, इसको एएसटीसी रूल कहते हैं। इसके बाद जो कंसेप्ट शुरू हो रहा है इसमें क्या है, ये जो लिखा है 2n पाई प्लस थीटा, मैं बहुत इंग्लिश कंटेंट पे ध्यान नहीं देता हूं। मेरा अपना जो तरीका है बात करने का, मैं एक चीज बता दे रहा हूं, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, जो मैं बोलता हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार मैं बोल देता हूं, मैं लिखता नहीं हूं। तो अगर आप सुन रहे हो तो आपके सवाल लग रहे हैं। कहीं ना कहीं जब मैं बात करता हूं तो मेरा 100% फोकस पे होता है कि सवाल लगने चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं उसका एम है सवाल लग जाए। तो इसीलिए कई बार ऐसे लिखा हुआ है, ये सारा चीज सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं जब बोलता हूं तो उसको इजी बना करके, आसान बना करके, सरल भाषा में आपको समझ में आ जाए और टू द पॉइंट हो, जो कि आपके क्वेश्चन लगाए टाइम काम आ जाए। ठीक है। तो अगर आप लेक्चर को रिवाइज करेंगे, वीडियोस को देखेंगे तो 100% आपके सवाल लगने लगेंगे। कई बार जो ये लिखा है ये समझ में नहीं आता, लेकिन उसी चीज को जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है तो वो सुन के समझ में आ जाता है करना क्या है। ठीक है। क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव मोड में पढ़ रहे हैं तो हमारा दिमाग भी वैसे होना चाहिए कि ये जितना पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे बच्चे गलती क्या करते हैं, थ्योरी लेके बैठ जाते हैं, 50 दिन तक थ्योरी पढ़ रहे हैं। मेरा ये कहना है, मेरा लेक्चर एक बार पढ़िए, एक बार रिवाइज करिए, सीधे सवाल लगाइए, बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप मेरी नोट्स देखिए और नोट्स देख करके सवाल लगाइए, और वो आप सवाल जब लगाएंगे मल्टीपल क्वेश्चन लगाते ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। जो गलत तरीका होता है उसमें हम सोचते हैं कि पहले फॉर्मूला याद कर लें, थ्योरी याद कर लें, पूरा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे टाइम वेस्ट करते हैं। मैं कह रहा हूं फॉर्मूला देखो, लगाओ, इतनी बार लगा लो क्वेश्चन, इतने ढेर सारे क्वेश्चन लगा लो कि ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ये सही तरीका होता है पढ़ने का। समझ में आ रहा है। तो बोर्ड्स वाला अप्रोच छोड़ना पड़ेगा। बोर्ड्स में एक तरीका होता है थ्योरी पढ़ रहे हैं दिन भर बैठ के, ये बोर्ड्स नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव में एक ही तरीका सेलेक्ट होने का, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा सवाल लगा लेंगे। ठीक है। चलो, तो यहां पर इसको क्या कह रहे हैं, देखो यहां पर ये जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं। अब ये जनरल वर्ड का मतलब क्या है, कह रहे हैं कोई भी एंगल दे दो। क्या कह रहे हैं, कोई भी एंगल दे दो, अगर उसको हमने कुछ इस प्रकार से लिखना सीख लिया तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। मैं करके दिखाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब पहले ये फॉर्मूला समझो।
एंगल को कैसे लिखना है, मान लो यहां पर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया अगर मान लो इसमें 180 ठीक है 210 ले लिया, कितना ले लिया 210 डिग्री ले लिया। अब ये लिखने का तरीका क्या कह रहे हैं कि एंगल को आप दो हिस्से में लिखेंगे, पहले भाग में वो कुछ इस प्रकार से होगा 2n पाई, क्या बोला 2n पाई, ये इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, तुम 2 तो जानते हो ना 2 क्या होता है, और पाई जानते हो पाई क्या होता है, इतना तो जानते हो ना। अब n क्या है, n की वैल्यू यहां से देखो दी गई है, n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन। पहले मैं इसको तोड़ के दिखाता हूं, तो इसको कैसे लिखेंगे, कह रहे 2 के गुणे में होना चाहिए भाई, है ना 180, लेकिन अगर हमने बोल दिया यहाँ पे 210 लिखा हुआ है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बताइए, 2 into 90 लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, प्लस 30 लिख सकता हूं। अरे ये देखो ना ये कितना है, 2 गुणे 9 करो कितना आएगा 180 हो जाएगा, 90 का गुणा करोगे तो 180 प्लस 30 क्या बन जाएगा 210। क्या हम लोग लिख पाए, क्या हम लोग लिख पाए, जो ये कह रहा है वैसे लिख पाए, नहीं लिख पाए बच्चे, गलत हो गए तो, क्योंकि मैंने आप लोग को रेडियन सिखाया था, मैंने क्या सिखाया था देखो ध्यान से, मैं दिखाता हूं क्या लिख पाए थे और क्या नहीं लिख पाए थे। मैंने सिखाया था 90 डिग्री को रेडियन करो, अभी करो, कल सिखाया था, इसको रेडियन में करो, बताओ कितना आ रहा है, और 180 डिग्री को रेडियन में करके दिखाऊंगा, दोनों को रेडियन में करो, कैसे करेंगे याद है, फॉर्मूला कैसे करते थे, कहते थे कि पाई बटे 180 से भाग दे दीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा रेडियन में, यही सिखाया था कल मैंने। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको भाग करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, अरे ये तो पाई बाई 2 आ रहा है, ये तो क्या आ रहा है पाई बाई 2, और अगर 180 के लिए करूंगा तो 180 से 180 कट गया, बचा क्या बेटा, तो यहाँ तो पाई का, अच्छा यहाँ तो पाई लिखा है, ये तो खुद में खुद क्या है 180 डिग्री है, समझ में आया तुमको, अभी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि क्या ये फॉर्मूला बना, नहीं बना, बनना कैसे चाहिए था, आप दिखा तो बनेगा कैसे सर, ऐसे तो भाई बन ही नहीं पाएगा। तो अब इसको देखो ध्यान से, n की वैल्यू अगर मैं कुछ भी ले लूं, ये वाला फॉर्मूला नहीं बैठ रहा है, तो बैठे कैसे, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारे फॉर्मूले कब काम करते हैं, जब उसका फॉर्म करेगा, तो इसका मतलब है, फिर से नीचे आओ जरा सा मेहनत करो, ये वाला काम नहीं किया, दूसरा फॉर्मूला भी तो है, इस पे आते, ये क्या लिखा हुआ है, अरे यहां तो लिखा हुआ है n इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा, और n की वैल्यू कह रहे हैं वो इवन, एंड यहां पर क्या कह रहे हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होना चाहिए, जो भी वैल्यू आपके क्वाड्रेंट में। मैं जरा इसको सिखा लेता हूं ध्यान से, मैं तुम्हें दिखाता हूं, जो मैंने एग्जांपल बनाया था, मेरा कितना था, वैल्यू कितनी थी 210, और अभी आ जाएगा आंसर, देखना ध्यान से इस बार, तो 210 को दो हिस्से में करना था, तो क्या आया था, 2 गुणे बताओ बताओ 90 है ना, प्लस 30, अब 90 को रेडियन में करो कितना आएगा, 2 गुणे पाई बाई, और यहां क्या आ गया प्लस, यहां क्या आ गया 30, यानी थीटा, थीटा समझ में आया, तो n पाई बाई 2, n पाई बाई 2 प्लस थीटा आ रहा है। n की वैल्यू कितनी है बेटा देखो जरा, अरे ये क्या कह रहा है, अगर n इवन हुआ, n क्या हुआ, पहले इवन नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग दे सके, तो यानी कि ये तो बात सही बैठ रही है, क्या ये इवन है या नहीं है, अच्छा ये 2 से तो 2 कट जाएगा, कट गया कि नहीं कट गया, ये क्या बचा, फिर इसको आखिरी में लिखेंगे तो लिखेंगे पाई प्लस, यही तो बचा, गलत किया मैंने कुछ, अरे ये नीचे फॉर्मूला क्या आ रहा है देखो ध्यान से, पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा, तो हमारा वाला कौन सा है पाई प्लस थीटा, यानी कि अब मेरे पास ये सारे फॉर्मूले काम करेंगे, मैंने कोई फंक्शन तो नहीं बोला था, मैंने सिर्फ आपको एंगल दिया था, तो समझ में आया। अगर अब मैं इसके आगे लिख दूं, मुझे साइन 210 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या अब हम निकाल सकते हैं, तो यानी कि साइन 210 जिसका टेबल में वैल्यू था, ये देखो सिखाता हूं, अभी दिखाता हूं कितना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, कहीं 210 लिखा है, तो क्या मतलब है 210 का एंगल ही निकाल नहीं सकते हम लोग, वैल्यू निकाल सकते, तो मैंने अभी क्या सिखाया
कि आपको वो एंगल जो यहां पर दिया नहीं है उसको भी सॉल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, और उसका तरीका क्या है, साइन 210 को दो टुकड़े में किया पहले, और पहले कैसे देखा, दो तरीके से हम लिख सकते हैं, जिसमें से ये वाला तरीका हमारे लिए काम किया अभी। और उसके बाद यहां पर जब नीचे इसमें यहां नियम में लिखा है, नियम में क्लियरली लिखा है कि n की वैल्यू क्या है, इवन, तो क्या होगा, जो भी एंगल है वो एज इट इज आ जाएगा। देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है। तो यहां पर n पाई बाई 2 करा तो कितना आ गया भैया हमारा, पाई प्लस 30, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या है, 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया माइनस साइन, और थीटा क्या है, पहचानो इसको, आ गया। अब देखो फिर से टेबल में जाओ, टेबल में ढूंढो 30 कहां है, ये वैल्यू कितनी है, 1/2, तो कितनी वैल्यू आई यहां पर, माइनस आ गई है, मल्टीप्लाइड बाय, तो कितनी वैल्यू आई, साइन 210 की वैल्यू हमने निकाल ली, वो कितनी आ गई, -1। समझ आया, ऐसे करते हैं, समझ में आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर किसी को ये नहीं पढ़ना पसंद है तो कोई बात नहीं, मैं 1 सेकंड में सिखाऊंगा, मेरा ट्रिक याद कर लेना, सारी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। बट फिर भी कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो तुमसे किसी ने कह दिया कि 390 डिग्री का बताओ, किसी ने कह दिया 390 डिग्री, और तुमने रटा हुआ है सिर्फ 360 तक, तो कैसे करोगे, एग्जाम में तो कुछ भी हो सकता है ना। मैं उसका भी क्वेश्चन अभी करवा देता हूँ, अभी इसी के ऊपर एक एग्जांपल और बना करके मैं वो भी सिखा देता हूँ। देखो मेरा काम है आपको हर चीज से अवगत कराना, पेपर में उससे कम ही आएगा, ठीक है, लेकिन जानकारी रहेगी तभी पहचान पाओगे कि करना कैसे है। अब अभी तक दूसरा वाला फॉर्मूला सीख गए तुम लोग, ये वाला फॉर्मूला करना सीख गए, लेकिन अभी ये वाला नहीं करना सीखा। तो अब देखो ध्यान से, मैंने इसको कह दिया 390, कितना बोल दिया, 390। फिर से नियम के हिसाब से क्या करना है, दो टुकड़ों में करना है। पहला टुकड़ा क्या होना चाहिए, 2 के गुणनफल में होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया 2 गुणे 180 प्लस 30, 18 दूनी क्या होता है 36, जीरो आगे लग जाएगा, 360 बन रहा है, 360 में 30 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 390। अब रेडियन में कर दो, तो ये क्या बन गया, देखो 2 इंटू पाई, रेडियन करना सिखाया था मैंने, ये देखो ये पाई आया हुआ है, तो ये 2 पाई हो गया प्लस, तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है बेटा, n की वैल्यू 1 रही होगी ना। अब बताओ क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा, लग जाएगा ना। तो जब भी ऐसा होता है तो ये क्या बनेगा, देखो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, और पॉजिटिव है तीनों के तीनों, नहीं तीनों पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, सीखो ध्यान से, अभी इस पे इतनी जल्दी खुश नहीं होना है। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने तुमसे कह दिया कि साइन 390 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो आपने इसको कर लिया साइन, कैसे किया 2 इंटू पाई प्लस 30, और फिर बाद में फॉर्मूला देखा आपने 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन ऑफ थीटा। अब मैं सिखाऊंगा कि ये पॉजिटिव कैसे हुआ, अब मैं क्या सिखाऊंगा ये पॉजिटिव। अब जरा थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, अच्छा मुझे ये बताओ, आराम से सब लोग सोचना, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया बस उसको ध्यान रखना कि मैंने जो पढ़ाया वो मत भूल जाना। जब ये पेन पूरा एक चक्कर लगाई थी तो कितना एंगल बना था मैक्सिमम, 360 बना, देखो लिखा भी है। यानी कि अगर 390 बनाना है तो इसको पूरा एक चक्कर लगाना पड़ेगा, और उस चक्कर के बाद फिर कितना और चलना पड़ेगा, 30 डिग्री और चलना पड़ेगा। तो 360 प्लस 30 करेंगे कितना बन जाएगा 390। समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ ये पेन कहां पर है, कौन से क्वाड्रेंट में ये पेन है, फर्स्ट में है, और फर्स्ट का नियम के हिसाब से सारे क्या होते हैं, अब समझ में आया, ठीक। अब मैं प्रूफ करूंगा कैसे 210 डिग्री वाला एंगल निगेटिव क्यों हुआ। फिर से यहां से यहां तक आने में कितना एंगल बन रहा है 180, और यहां पर कितना एंगल है, तो 180 से ज्यादा और 270 से कम है कि नहीं है 210। कौन से क्वाड्रेंट में पेन आएगी हमारी, थर्ड क्वाड्रेंट। किसका इलाका होता है, टैन का, और हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, साइन की, और साइन की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है क्या कभी इसमें, तो मैंने पहले ही सिखाया था, देखो यहाँ पे साइन नेगेटिव है कि नहीं है। अब देखो टैन पॉजिटिव है या नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको ये फॉर्मूले इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आप इजीली सॉल्व कर पाए, और इस फॉर्मूले का उद्देश्य है 360 से बड़े एंगल के लिए, जो मैं बता रहा हूं
क्योंकि जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ, जो मैं आपको ट्रिक दूंगा, उसके बाद तुमको 360 के अंदर वाले के लिए इसको देखना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में है मेरे, मैं पढ़ाता हूँ तो इसको इसमें रखेंगे। फिजिक्स में अभी आप लोग को ये लग रहा है ये सब टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन जब आप कहीं भी साइन का फंक्शन के ऊपर जो टॉपिक्स आएंगे, जैसे एसी में आएगा, वहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी तो आप वो टॉपिक ही समझ नहीं पाओगे फिजिक्स में, है ना। तो क्या है, फिजिक्स में मैथमेटिक्स को बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, बिना उसके हम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बेसिक उतना कंपलसरी जो डिटेल डेटा आपके पास होना चाहिए वो मैं सिखा रहा हूँ, बाद में इसी को यूज करके हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये टॉपिक। चलो ध्यान रखना, ये पॉजिटिव नेगेटिव अभी भी क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका है, अब यहाँ पर और इसी वाले टॉपिक को यहाँ दोबारा लिखा गया है, ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको क्या है, यहाँ पाई के फॉर्म में था। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये π/2 वाला केस है, ये कौन सा केस है, π/2 वाला केस है, लेकिन यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी। अब तुम लोग अभी डाउट पूछते नहीं हो, देखो यहाँ डाउट बहुत अच्छा डाउट बन सकता है। जैसे क्या बन सकता है डाउट, सर इसमें जब मैं ये फॉर्मूला पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बोला था, n की वैल्यू हमेशा कहते हैं इवन होती है। इवन क्या होता है, हमेशा इवन नंबर क्या होता है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग दी जा सके उसको ही हम इवन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे n की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 2 का टेबल पढ़ लो, समझ में आ रहा है। तो जो जो वैल्यू यहाँ नहीं हो सकती वो कहाँ जाएंगी, ऑड नंबर में। तो इसका मतलब है कि अगर इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू जो इवन है उसको छोड़ के अगर लिख दें तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब है जब भी n की वैल्यू अदर देन ये होगी तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और ये π/2 क्या होता है, रेडियन से डिग्री में करना सिखाया था मैंने। π/2 क्या हो गया, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा। तो अब इसके ऊपर भी एक एग्जांपल कर लो, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो यहां पर ऐसे मान लो कि हमने दे दिया 110 डिग्री, क्या बोल दिया, 110 डिग्री बोल दिया तुमसे, ठीक है, नहीं 120 कर लो, चलो 110 में तो तुम्हें sin 20 का वैल्यू नहीं आएगा ना, तो इसको तुमने कर लिया 120 डिग्री, 120। इसके दो हिस्से करो, तो इसके दो हिस्से फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, जो हमें पता है 90 प्लस कितना आ गया 30, 90 प्लस 30 कितना होगा 120 होगा, और 90 डिग्री को रेडियन में करेंगे तो कितना आ जाएगा π/2, और ये क्या हो गया प्लस थीटा। अब मुझे बताओ n की वैल्यू यहाँ क्या है, n की वैल्यू 1 होगी सर, देखो मिलाओ, n की वैल्यू क्या है 1 है, और 1 है तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला बना, π/2 प्लस थीटा वाला। देखो मैच कराओ फटाफट। तो यहाँ मैंने बोल दिया कि साइन 120 की डिग्री, मैंने कहा था ना आगे चलोगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन 120 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन बताइए π/2 प्लस, और इसके लिए फॉर्मूला क्या कहता है, साइन का क्या हो गया कॉस, तो इसका आंसर क्या होगा प्लस कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2 होती है, ठीक है, क्या होती है देखो √3/2। तो अब देखो ध्यान से, अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, हम लोग ने क्या 120 डिग्री का एंगल का टेबल देखा, हम लोगों ने टेबल देखा क्या 120 के लिए, नहीं हमने 30 के लिए देखा। तो मैं जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बार बार आपको कि मैंने पहले ही कह दिया था कि इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी और आंसर आपके सेम आएंगे। तो आपने इतने ही वैल्यू में, आपको सिर्फ इतनी वैल्यू में ही सारा करना है पूरे साल, आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये मैं दे जरूर रहा हूं लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम्हें ये याद करना है, तुम्हें सिर्फ यहां तक याद करना है, मतलब तुम्हें सिर्फ इतना याद करना है। अब अगर तुम 5 वैल्यू याद कर लोगे तो तुम सब कर सकते हो, जितने भी तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़े सब कर सकते हो जो मैंने सिखाया आज। तो देखो ध्यान से मैच कराओ, कितना आ रहा भैया, देखो क्या मेरा कुछ हो रहा है क्या, देखो कहां गया, ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, गॉट इट। तो जो सीखना होता है, जब देखिए आप अगर ये सारे रूल्स सीख लोगे तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, क्वेश्चंस आप रट के भी कर सकते हैं, लेकिन कितना रटिएगा, अभी तो शुरुआत हो रही है फिजिक्स की, इतना कंसेप्ट है कि आप रटते रटते थक जाएंगे। तो एक ही तरीका है कि हर चीज को समझ लीजिए, जब समझ लेंगे तो उसका हमेशा शॉर्टकट रहेगा आपके पास, आप उससे निकल जाइएगा, ठीक है।
तो ये आपके मैंने आपको 90 प्लस थीटा अगर होता है तो 90 माइनस थीटा भी हो सकता है। तो देखो इसमें दो चीजें होती हैं, इसमें प्लस वाले भी बनते हैं और माइनस वाले भी बनते हैं, ठीक है। जैसे देखो माइनस का एग्जांपल बता देता हूं तुमको। मान लो 60 डिग्री है, ठीक है। 60 तो तुम्हारे लिए आसान है, टेबल में पढ़ रहे हो, लेकिन 60 नहीं करना है तुमको। तुम्हें 30 वाला याद है, तुम एग्जाम में भूल गए, तुम्हें 60 का याद ही नहीं है कुछ, तुम्हें 30 का सबका याद है। तो देखो मैंने क्या करा, 60 को मैंने बना दिया, मैंने कहा 90 में से 30 घटाओगे 60 मिलेगा। अब देखो मैंने एग्जाम के लिए बताया कि तुम्हें 60 डिग्री वाला याद ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ 30 वाला याद है। तो देखो ध्यान से कैसे कर सकते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन मुझे 30 वाला याद था। तो साइन को क्या किया मैंने, साइन 90 क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस, ठीक है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो मुझे cos 30 की वैल्यू याद थी, क्या आ गया ये, आया ना, √3 बाई। अब देखो मिलाओ मिलाओ मिलाओ, देखो तुरंत मिलाओ, आ रहा है, सीख गए। तो ये तुम्हारा रामबाण है, जब तुम फंस जाओ तो इसका इस्तेमाल करके निकल जाओ। तो ये इतने बेनिफिशियल फॉर्मूले हैं कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लो, इसका मतलब समझ लो कि ये क्यों आपको बताया जा रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि इसको पढ़ने का कोई मतलब है। जैसे कभी कभी होता है ना, बच्चे कहते हैं अरे मैथ पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स की क्लास में आए थे, मैथ पढ़ाने लगे, क्यों मैथ पढ़ा रहे हैं। जब तुम फंस जाओगे ना न्यूमेरिकल में, और जब तुमको कुछ समझ नहीं आएगा, तो यही वाली मैथ तुमको बचा के निकाल लेगी। समझ में आ रहा है। तो ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है। हमने 180 वाले में नहीं बताया था, मैं वापस से आ रहा हूँ। इसमें देखो 180 माइनस थीटा का भी बन सकता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने सिखाया वैसे ही यहाँ पर मान लो ऐसे दिया गया है 150 डिग्री। देखो अब ये मजेदार है, ये टेबल में नहीं है ना, ये करने में तुम्हें मजा आएगा, ये करने में तुम्हें भी अच्छा लगेगा। 150 डिग्री का बोल दिया मैंने, कहा साइन 150 की वैल्यू बताओ। अब तुम बताओ 150 टेबल में है, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो मैंने कहा 150 बना कैसे, 180 में से 30 घटा दिया, 180 में से, तो यहां पर साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो क्या आ गया ये, साइन 30 आ गया। साइन 30 की वैल्यू याद है, कर सकते हैं, देखो बन गया तुम्हारा टेबल। समझ में आया। तो इस तरीके से कोई भी एंगल होगा, अगर तुम उसको तोड़ना जानते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास इतने प्यारे फॉर्मूले हैं। अब मैं कंक्लूड कर दूं, अब मैं कंक्लूड करता हूं। देखो अब सीखो, यहां पर आखिरी में क्या लिखा हुआ है, यहां 2 पाई भी लिखा हुआ है। तो 2 पाई क्या होता है ये भी सिखाऊंगा अभी। फिर यहां पर 3 पाई बाई 2 का नहीं लिखा हुआ है, 3 पाई बाई 2 भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। मेरा एक समरी होता है हमेशा, ये बना हुआ है, इस पे आ रहा हूं, ठीक है। इसमें एक और चीज सीख लो, ये वाली चीज सिखाऊंगा, ये सीख लो। उसके बाद हम आपको यहीं पर रोक देंगे आज की क्लास। आई थिंक टाइम ऑलरेडी हो गया है, ज्यादा हो गया टाइम, हाँ बहुत ज्यादा टाइम हो गया। चलो मैं इसको सिखा देता हूँ, लेकिन फिर भी देखो ये क्या होता है, व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये सब क्या चीज होती है। तो देखो यहाँ से मैं फिर से बनाऊंगा डायग्राम। मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा पेन को लेकर के, तो जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, माइनस बनेगा ना। अब सीखो ये यहाँ क्या लिखा है, देखो जरा पढ़ो इसको, ये एंगल निगेटिव है या नहीं है। तो निगेटिव एंगल कैसे बना होगा, कुछ इस प्रकार से। मेरी बात सही है गलत है, मैंने ही सिखाया हुआ है कि क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल क्या होगा, निगेटिव। तो निगेटिव एंगल में साइन ऑफ माइनस थीटा, आप बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट किसका इलाका होता है, कॉस का। तो क्या ये कॉस है, नहीं है तो साइन है, तो साइन को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव। तो ये क्या आ गया, समझ में आया। अब लेकिन अगर मैं कॉस की बात करूं, तो कॉस के लिए तो अपने ही घर में जा रहे हैं, तो वो कभी निगेटिव होगा, लेकिन टैन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि उसका इलाका है नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट किसके लिए होता है, कॉस के लिए। समझ में आ गया, व्हाट इट। तो ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब ये पढ़ाऊंगा इसको डायरेक्टली कैसे हम लोग कर सकते हैं, यही मैं आज क्लास को रोकूंगा। ये बहुत ही हमारे पूरे क्लास की मेहनत आज आप यहीं तक खत्म होगी। इसमें आपको क्या सीखने को मिला, डायरेक्ट कैसे करेंगे, मैं जो समझाना चाहता हूँ डायरेक्ट कैसे करेंगे, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब भी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ऑड नंबर, क्या दिख रहा है, मतलब ऑड एंगल है, दैट इज 90। दो ही एंगल बन सकते हैं ऑड, 90 to 70, और कोई तो ऑड एंगल है ही नहीं, है ना। फिर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर यहाँ बन रहा है 180, और दूसरा कौन सा इवन एंगल बन सकता है, 360। इसकी बात तो मैं कर नहीं रहा, ये तो सबको आता है, ये आसान है। कैसे, सिर्फ निगेटिव एंगल देखना है। तो निगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, तो इसके लिए तो कोई अलग से ट्रिक नहीं बनाने की जरूरत है मुझे, ये अभी जस्ट बता के आ रहा हूँ। जो मैं मेन बात कह रहा हूँ वो सुनो, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये बड़े सिरदर्द होते हैं, ठीक है, इनकी बात सुनो।
तो अगर कभी भी 90 हो या 270 हो, चाहे वो प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, हमेशा ट्रू रहेगी मेरी बात। दैट इज साइन का हमेशा कॉस होगा, कॉस का हमेशा साइन होगा, टैन का हमेशा कॉट होगा। रेसिप्रोकल के लिए तुमको पता है तुम्हें क्या करना है, ठीक है। फिर से अगर 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, तो साइन 270 प्लस साइन अगर दिख गया और 270 दिख गया या फिर कोई भी 90 दिख गया, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? कॉस, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा, समझ गए। इसी प्रकार से कॉस होगा तो साइन थीटा, टैन होगा तो कॉट थीटा। ये कहोगे वैल्यू तो बता दी, अब बताओ प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस के लिए ASTC रूल, 90 में कुछ भी ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में से साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारे ऑटोमेटिकली कॉस और टैन नेगेटिव हो गए। अगर 90 में से थीटा घटा देंगे तो पहले क्वाड्रेंट में आ गए, तो पहले क्वाड्रेंट में आ गए, देखो ना 90 ये है, 90 में कुछ बढ़ाएंगे तो इधर जा रहे हैं, 90 में कुछ घटाएंगे तो, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबके लिए होता है तो सारे पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर 270 नीचे बनता है, उसमें प्लस करोगे थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट और माइनस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव हो जाएगा और थर्ड वाले में टैन पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव। यानी कि मैंने सिखाया कि आपको वैल्यू तो डायरेक्टली मिल जाएगी, लेकिन वो प्लस होगी या माइनस होगी, डिपेंड करेगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है, बढ़िया। अब आ जाते हैं 180 और 360 पे। तो 180 कैसे बनता है भैया? 180 तो यूं बनेगा, ये है हाथ ऐसे घूम रहा है, ये 180 हो गया। अब 180 में कुछ भी प्लस करेंगे तो कहां जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यानी 2 और 3 का देखना है। तो अगर 180 अगर बात करूं 180 360 में, तो कैसे ट्रिक क्या है? साइन का होगा साइन कॉस का, कॉस टैन का, कुछ नहीं बदलना है इसमें, एज इट इज छाप दो। कोसेक होगा तो कोसेक होगा, सेक होगा तो सेक, मतलब कुछ करना ही नहीं है, एफर्ट ही नहीं करना। तो आपको साइन का साइन लिख देंगे, कॉस का कॉस लिख देंगे, टैन का टैन लिख देंगे। अब वो प्लस होगा माइनस होगा कैसे डिसाइड करेंगे? कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो कैसे सेकंड क्वाड्रेंट में होगा? 180 से कुछ भी घटा होगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट किसका इलाका होता है? साइन का इलाका, तो साइन पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम बात करें 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव हो सकता है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। सिमिलरली अब 360 में माइनस थीटा करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 कैसे बनता है? ये पेन पूरी घूमेगी और घूम करके वापस से यहीं आ गई, तो ये पूरा एक चक्कर जब लगाती है 360 बनता है। इसमें से कुछ भी घटेगा तो घटेगा कहाँ आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका इलाका होता है? कॉस का इलाका होता है, ASTC, है ना। तो कॉस को छोड़ करके कोई पॉजिटिव है, देखो वैल्यू तो याद हो गई ना। तो इस तरीके से अब सोचो, अब तुम्हें ये ऑटोमेटिकली पता है, तुम 90 270 देखोगे तो साइन का कॉस, तो ऐसे बोल बोल के रट जाते हैं। और बाकी में तो एफर्ट ही नहीं करना है, साइन है तो साइन लिखना है, कॉस है तो कॉस लिखना है, टैन है टैन लिखना है, समझ में आ गया। तो ये थी तुम्हारी ट्रिक, इस तरीके से आप समराइज कर सकते हो। आज पूरा पढ़ा, सब कुछ समझ लिया, लेकिन जब सॉल्व करना है तो बस इतना पढ़ के ही सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो इसमें एक प्रोसेस जो मैंने सिखाया है उसको रिवाइज कर लेना, तो ये बहुत मजेदार हो जाएगा। इससे क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस होंगे, ये देखो क्वेश्चंस, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, कर लो इसको, ठीक है। ये आप जा करके वीडियो में देख करके इस होमवर्क को कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक का पूरा टॉपिक। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम थोड़ा सा इसी में कुछ फॉर्मूले हैं वो पढ़ेंगे। ये सारे फॉर्मूले आपके काम के हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे और फिजिक्स में यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ तो आपकी खत्म हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आया ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने भी बताया था आपको, फिर मैं ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए यहीं पर रुक रहे हैं, अगली क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लें, मैं क्लास में ही हूँ।